नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आईपीएल 2026 की नीलामी एक बार फिर विदेश में ही होगी। पिछले साल भी क्रिकेटरों की खरीद फरोख्त दुबई में हुई थी। बीसीसीआई सूत्रों से पता चला है कि सीजन 2026 के लिए होने वाले इस आयोजन की नीलामी 15 से 18 दिसंबर के बीच दुबई, मस्कट या दोहा में हो सकती है। आईपीएल नीलामी भारत में नहीं, विदेश में ही की जाएगी। इसके पीछे एक तर्क दिया गया है। बताया है कि भारत में दिसंबर महीने से लेकर जनवरी तक मैरिज सीजन का पीक टाइम रहता है। इस दौरान लगभग हर बड़े होटल, रिजॉर्ट या कन्वेंशन सेंटरों में शादियों की बुकिंग रहती है। ऐसे में 10 टीमों के प्रतिनिधियों, कोचों, मैनेजर्स और ब्रॉडकास्ट क्रू को समायोजित करना मुश्किल होता है। इसलिए बोर्ड ने सोचा है कि इस बार भी ऑक्शन विदेश में कराया जाए। तो आपको बता दें कि आईपीएल की नीलामी इस बार भी विदेश में होगी और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दुबई, मस्कट और इन कई शहरों में किसी एक शहर में ये नीलामी का आयोजन हो सकता है। 2026 के अंदर आईपीएल की नीलामी का जो कार्यक्रम है विदेश में होगा और इस बार भी आईपीएल की नीलामी विदेश में की जाएगी। और आपको बड़ी खबर बता रहे हैं क्रिकेट से, और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे डॉक्टर रमेश ठाकुर। रमेश जी, आईपीएल की इस बार भी नीलामी विदेश में होनी है, क्या कारण है? देखिए, कारण तो जो पिछले साल थे वही कारण इस बार बताए गए हैं जी। कि जब नीलामी का जब वक्त होता है तो उस समय भारत में त्योहारों का सीजन होता है जी। व्यस्तताएं ज्यादा होती हैं, सिक्योरिटी पर्पस को भी देखा जाता है जी। अब ऐसे समय में अगर जब बड़ा आयोजन माना जाता है भारत में आईपीएल, तो उसमें क्रिकेटरों की जब खरीद फरोख्त जब होती है, ना सिर्फ उसमें भारत के होते हैं बल्कि विभिन्न देशों के क्रिकेटरों को भी शामिल किया जाता है, उनको बुलाया जाता है और सारे फ्रेंचाइजी कर्ता भी वहां पे बैठे होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, पता चला किसी की बोली जो पिछले साल बहुत ज्यादा लगा दी गई थी और इस बार अगर उनको कमतर आंका जाता है या कम बोली पे उनको अगर रखा जाता है तो उससे ये लगता है कि उनकी डिग्निटी कहीं हर्ट नहीं हो रही है, कहीं विरोध पैदा ना हो जाए। तो ये दृष्टि जहां तक मुझे लगता है ज्यादा ये सोच हो सकती है। इसलिए इन्होंने क्या है, अभी हालांकि कोई डिसाइड नहीं करा है कि दुबई में ही होगा, दोहा में भी हो सकता है, कतर में भी हो सकता है या उनके किसी छोटे शहर में भी आयोजन किया जा सकता है। अभी फैसला क्यों लिया, पहले इस पे हमें गौर करना चाहिए। क्योंकि पिछले साल जो इन्होंने देश से बाहर जो क्रिकेटरों की नीलामी की गई थी वो आलोक जी बड़ा सफल रही थी। उसमें कंट्रोवर्सी कोई क्रिएट नहीं हुई थी, विरोध किसी तरह का नहीं हुआ था। जिसकी जो प्राइस जो भी रेट रखा गया था क्रिकेटरों के साथ में, उन क्रिकेटरों ने बड़ा सहज तरीके से माना, उस पर कोई विरोध नहीं करा, कोई आपत्ति उनको नहीं हो पाई। तो आयोजकों को लग रहा है, बीसीसीआई को लग रहा है कि क्यों ना ये जो आयोजन है जो पिछली बार बड़ा सक्सेसफुल हुआ था, इसको फिर हम लोग बाहर विदेशों में रखें। तो एक कारण जो सामने तकरीबन निकल के आया वो यही है। जी रमेश जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो भारत के जो शीर्ष पर बल्लेबाज हैं जैसे कि रोहित और विराट कोहली, इनकी इस बार खेलने की कितनी कयास है? देखिए आलोक, आपको पता हो कि जब MS धोनी ने जब रिटायरमेंट लिया था सारे फॉर्मेट से, आईपीएल उन्होंने लंबे समय से खेला था। सचिन भी शामिल रहे हैं, सचिन भी काफी समय तक खेलते रहे, चाहे द्रविड़ हो जाए, चाहे जो बड़े बड़े जो आप लीजेंड जिनको कहते थे वो खेलते थे। क्यों खेलते हैं, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल का आखिर तो यही निकलता है कि आईपीएल में पैसा बहुत है। एक जब क्रिकेटर जब इंडिया खेलता है, रणजी खेलता है, रेलवे खेलता है या कोई भी और कमर्शियल टूर्नामेंट जो खेलता है, उसके मुकाबले अगर आप आईपीएल को देखें तो लगभग 20 और 80 का फर्क आता है। सरकारी आयोजनों को आपको 20% जहां मिलता है और यहाँ आपको उसका इंक्रीज हो जाता है 80%। वहां 10 रुपए, यहाँ पे 100 रुपए। तो सभी क्रिकेटरों को ये लगता है यार क्यों ना इंडिया से और बाकी दूसरे टूर्नामेंट से बढ़िया आईपीएल ही अच्छा है। तो आईपीएल को ज्यादा प्रेफर करते हैं
और जहां तक रहा आपका सवाल कि ये जो बड़े बड़े नाम है, रोहित हो गए, विराट हो गए हैं, आई एम श्योर ये बहुत लंबे तक आईपीएल को खेलेंगे और आईपीएल के साथ जुड़े रहेंगे। और जब कभी इनको लगेगा कि अब रिटायर लेना चाहिए तो उसके बाद भी ये आईपीएल से कोई मेंटर बनेगा, कोई कोच बनेगा, कोई मैनेजर बनेगा, जो इस समय हम लोग देख रहे हैं, चाहे आपके गौतम गंभीर हो जाएं और द्रविड़ साहब हो जाएं, जो बड़े बड़े लीजेंड हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से आईपीएल से जुड़े हैं। जी रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बताते चलें कि आईपीएल 2026 की नीलामी भी इस बार विदेश में की जाएगी। दिल्ली के डॉक्टर बिशंबर दास मार्ग पर बने ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में एक बड़ा आग का हादसा हुआ है। अपार्टमेंट्स में लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसद के आवास हैं। बता दें कि बिल्डिंग संसद भवन से केवल 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया। वहीं हादसे में किसी की भी हताहत होने की सूचना नहीं है। आग की वजह से स्थानीय लोग और अधिकारी चिंतित हैं, क्योंकि यह क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी तक आग की वजह के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन की गौरवमयी कथा को जीवंत करने का समय आ गया है। दिल्ली का कर्तव्य पथ पहली बार ऐतिहासिक दीपोत्सव की मेज़बानी करने जा रहा है। 1,11,000 दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो, रामकथा की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सनातन चेतना का संगम इस उत्सव को अविस्मरणीय बनाएगा। इसके साथ ही दिल्ली वासी और देशवासी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक प्रेरणादायक संदेश साझा करते हुए दिल्ली वासियों को कर्तव्य पथ पर पहले दिव्य दीपोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस आयोजन में 1,11,000 दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो, रामकथा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दिल्ली को सनातन संस्कृति के रंग में रंग देगी। तो आपको बता दें, इस बार दीपावली में बड़ा जो कार्यक्रम है सीएम रेखा गुप्ता ने अनाउंस करा है। कर्तव्य पथ पर 1,11,000 के करीब दिए जलाए जाएंगे और ऐतिहासिक पल दिल्ली वासियों के लिए, ये दिल्ली में इतिहास में पहली बार ऐसा पल है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहित सक्सेना जी। रोहित जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। ऐतिहासिक फैसला लिया है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने, कर्तव्य पथ पर 1,11,000 दीप जलाए जाएंगे। कैसे देखते हैं इस निर्णय? बहुत अच्छा विषय है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है सनातनियों का। जी, भगवान प्रभु श्री राम का राज तिलक हुआ था इस दिन, तो हम सभी लोगों को हर्षोल्लास से मनाना चाहिए जी। और उम्मीद करूंगा कि अगली बार जो है ये 11 लाख दिए हो जाएंगे। और इस तरह की चीजें होने से देखिए, दिए बनाने वाले रोजगार उनको मिलेगा, बाती बेचने वालों को रोजगार मिलेगा। तो अच्छा विषय है, सरकार ने ये सोचा है, तो ये बहुत अच्छा प्रशंसनीय विषय है। रोहित जी, पीएम मोदी हो चाहे कोई भी सीएम हो, सब के सब स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करने का जो है वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात समझिए, ये एक विजन का खेल होता है जी। ये वही स्टार्टअप्स हैं जो पहले यहाँ पे पड़े रहते थे 300 के संख्या बल के साथ जी। आज स्टार्टअप्स सोचिए, जिन्होंने, जब हम अगर केवल एक छोटा सा उदाहरण दें, रक्षा उत्पादों में हमारी निर्भरता 2014 से पहले लगभग 1/3 भी नहीं थी जी। इन्हीं स्टार्टअप्स के भरोसे, इन्हीं बच्चों के दम पर आज वो निर्भरता हम पर 88% हो गई है। और ये डेटा अंतर्राष्ट्रीय डेटा कहता है, मेरा अपना डेटा नहीं है। तो ये एक विजन का खेल है कि हम अपनी चीजों को कैसे प्रमोट करें, कैसे आगे बढ़ाएं। और अच्छा विषय है। इससे देखिए, इससे दो चीजें होंगी। एक तो जो छोटे दुकानदार कहीं से कर्ज लेके कुछ करके व्यापार करने की कोशिश करते हैं, तो पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनका व्यापार बढ़ेगा, परिवार चलेगा। और इससे अपराध की भी कमी होगी कि जिन लोगों को व्यापार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, वो कम से कम अपराध की ओर तो आकर्षित नहीं होंगे। जी रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बताते चलें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कर्तव्य पथ पर 1,11,000 दिए जलाकर दिवाली मनाएंगी।
प्रधानमंत्री ने कंसर्न इकोनॉमी और लाइव एंटरटेनमेंट का दूरदर्शी विजन प्रस्तुत किया है। अगले 2 वित्तीय वर्षों में दिल्ली की अर्थव्यवस्था में केवल लाइव एंटरटेनमेंट और कंसर्न इकोनॉमी से ही 3,000 करोड़ रुपए का योगदान जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए नीति सुधार, पर्यावरणीय अनुमतियों, सिंगल विंडो क्लियरेंस और वीआईपी कल्चर को खत्म करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। ये बातें पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। कपिल मिश्रा ने कहा कि 2047 के विकसित भारत का चेहरा हमारी राजधानी दिल्ली बनेगी। हमारी सरकार का ये कमिटमेंट है कि ये शहर बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। यहाँ नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, नए रिवर फ्रंट बनेंगे, नए वेन्यू डेवलप किए जाएंगे। एंटरटेनमेंट के कलाकारों से, इवेंट प्लानर से, इवेंट डिज़ाइनर से मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली बदलने वाली है। जो 2047 का विकसित भारत बनेगा, उसका जो चेहरा है वो इस देश की राजधानी दिल्ली बनेगी। और ये समय है इस जर्नी में पार्टनर बनने के लिए। लेट्स पार्टनर, लेट्स मूव टुगेदर और स्काई इज़ द लिमिट। ये शहर बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। नए वेन्यूज़ आएंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, बहुत सुंदर रिवर फ्रंट अगले 2-3 सालों में दिल्ली शहर में आने वाला है। आपके पास वेन्यूज़ की बैकग्राउंड की कोई कमी नहीं होने वाली है। और एक ऐसी सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में है जो जितना भी देश में जो बेस्ट कोई भी सरकार ऑफर कर रही होगी, उससे एक कदम आगे बढ़ के दिल्ली आपको ऑफर करेगी। ये मैं आपको यहाँ कमिट कर रहा हूँ। आप मुझे किसी भी राज्य की पॉलिसी लेके आ जाना कि कपिल जी ये पॉलिसी है, ये बहुत अच्छी है, उससे एक स्टेप ऊपर जो होगा वो दिल्ली आपको देगी। ये कमिटमेंट है। बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम के लिए, और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम आने वाले सालों में दिल्ली में करेंगे। बहुत आभार। जय हिंद। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप चौधरी जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। धन्यवाद आपका। कपिल मिश्रा ने कहा है कि 2047 तक विकसित दिल्ली बनाएंगे। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए, जिस तरीके से कपिल मिश्रा का बयान आया है कि 2047 तक दिल्ली विकसित होगी, इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमारा देश विकसित होगा। और बीजेपी के एजेंडे में ये बात, भारत विकसित की बात न केवल कपिल मिश्रा ने कही है, बीजेपी के कई नेता इस बात को कह चुके हैं। इवन देश के प्रधानमंत्री भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि हमारा देश विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये एक टारगेट भी रखा है कि हम विकसित भारत करेंगे। लेकिन ये जैसा सवाल आपका है, ये ऐसा सवाल हर देशवासी का है कि हम कैसे होंगे, हम एग्रीकल्चर में किस तरीके से, क्या रोड मैप है हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग में क्या रोड मैप है हमारे पास, आईटी सेक्टर में क्या रोड मैप है हमारे पास, टेलीकॉम सेक्टर में क्या रोड मैप है हमारे पास, हम अपनी आर्मी को कैसे मजबूत करेंगे, हम अपने एयरफोर्स को कैसे मजबूत करेंगे, हम अपनी नेवी को कैसे मजबूत करेंगे। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो देश के सामने मुंह बाए खड़े हैं। जिस तरीके से किसानों की आय दोगुना करने की बात की थी, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी बसाने की बात की थी, तो इस तरीके के सवाल बहुत हैं। लेकिन देखिए, राजनेता हमारे देश के इस तरीके की समय समय पर बातें कहते रहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, इससे आप भी रूबरू हैं और इससे हम भी रूबरू हैं। अभी तक उस तरीके का ना रोड मैप है हमारे पास और ना उस दिशा में एक कदम भी अभी तक हम आगे बढ़ पाए हैं। जी संदीप जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कोई देश या कोई राज्य किन मापदंडों के आधार पर विकसित की सूची में आता है? देखिए, विकसित की सूची में आने के लिए आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़नी जरूरी है, आपको मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना जरूरी है, आपके स्टेट को और आपके कंट्री को सेल्फ डिपेंड होना जरूरी है कि आप पूरी दुनिया को वो सर्विस दे सके। जिस तरीके से आज की तारीख में चाइना पूरी दुनिया को सर्विस देता है, हर सेक्टर में वो किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। अमेरिका पूरी दुनिया को सर्विस अपनी प्रोवाइड कराता है। पूरी दुनिया जो भी ऐसे कंट्री है, इन लोगों की तरफ देखते हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, तो हमें उस सेक्टर में काम करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आप देखिए, हमारे देश के लोग जो भी क्रीम होती है, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में, वो विदेश शिफ्ट कर जाते हैं। आज की तारीख में अगर गूगल में देखेंगे, अमेजोन में देखेंगे, भारत की जो क्रीम है, जो ब्रिलियंट लोग हैं, जो माइंडेड लोग हैं, वो सब उधर शिफ्ट हो जाते हैं, वो दूसरे देशों के लिए काम करने लगते हैं। तो पहले हमें वो संस्थान डेवलप करने पड़ेंगे जहाँ पे जो हमारे देश की क्रीम है, जो माइंड
लोग हैं वो रुके, हम उनको अपने देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें और हम नए नए एक्सपेरिमेंट करें, नई चीजें इजाद करें, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान, ठीक है राजनीतिक लोग तो देखिए बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे, लेकिन हकीकत से रूबरू होना हमारा पढ़ा लिखा समाज है ना। हम अभी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर में हमसे बहुत देश दुनिया में आगे हैं ना। हम टेलीकॉम में आगे हैं, टेलीकॉम की सर्विसेज हमारी बाहर के देशों से चल रही है। अभी हमारा स्टारलिंक के साथ समझौता हुआ, आपको याद होगा, जो एलन मस्क की कंपनी है वो हमें सर्विस देगी। अभी तक हमारे यहाँ का जो टेलीकॉम सेक्टर है वो चाइनीज कंपनी के ZTE एक कंपनी है जो हमें बैक साइड से सपोर्ट करता है, तब हमारे इंटरनेट वगैरह चलते हैं। तो अभी तक हिंदुस्तान पूरे तरीके से, जिस तरीके से हमारे यहाँ जीमेल इस्तेमाल होता है, आपको मालूम है गूगल का है, जीमेल तक हम लोग अपना नहीं बना पाए। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बाकी हमारे नेता हमें सपने दिखाते रहे हैं और सपने दिखाते रहेंगे। चूंकि संदीप जी आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, तो अभी देश के अंदर ये देखा गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो अभी लोग हैं वो उस तरफ ज़्यादा नहीं झुकाव है, बल्कि नौकरी के ऊपर ज़्यादा झुकाव है। इस स्थिति में हम कैसे विकसित जो एक श्रेणी है उसको पा सकेंगे? जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज पे ध्यान दिया है कि हमारे यहाँ लोग सेफ साइड जाना पसंद करते हैं। और सेफ साइड जाने का मतलब ये है कि नौकरी सेफ है, हर महीने आपको इतनी सैलरी मिलनी है मिनिमम, जो भी चीज होती है, तो उससे आपका घर परिवार चलेगा। आपका ध्यान सबसे पहले ये है कि अपने पेरेंट्स को दवा दिलवानी है, बच्चों को स्कूल की फीस जमा करवानी है, मुझे एक घर भी बनाना है, बहन की शादी भी करनी है। तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो सेफ साइड जाना ज्यादा पसंद करते हैं। जबकि अगर आप चाहते हैं कि आपका देश विकसित हो, तो आपको बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, आपको बहुत सारे मुकेश अंबानी पैदा करने पड़ेंगे, बहुत सारे अदानी पैदा करने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको जो बिड़ला घराने पैदा करने पड़ेंगे, टाटा बनाने पड़ेंगे। तो उस तरफ हमें काम करने की जरूरत है ताकि हमारा देश विकसित हो सके। संदीप जी, क्या आपको नहीं लगता कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सरकार को और कदम उठाने चाहिए, जैसे कि ऋण देना और प्रोत्साहन देना ऐसे लोगों को जो अभी जो स्टार्टअप में हैं उनको एक यूनिकॉर्न पे बनाना चाहिए? जी बिल्कुल, हमें हमारी सरकारों को उन लोगों को इनवाइट करना चाहिए कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रपोजल है, आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट है जिसे आप कर सकते हैं, तो देश के लिए हितकारी हो सकता है, या किसान के लिए हितकारी हो सकता है, या समाज के लिए हितकारी हो सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट आपको पूरा मदद करेगी, पूरा सपोर्ट देगी, फाइनेंशियली भी देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको देगी। तो मुझे लगता है उन लोगों को आगे लेकर के आ सकते हैं और वो लोग काम कर सकते हैं। लेकिन वही चीज है कि हमारे यहाँ एक लोन लेना और उस प्रोसेस में जाना, और फिर अगर किसी वजह से एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं रहता है तो वो बहुत लॉस में चला जाता है, वो परिवार, उसकी पीढ़ियां गुजर जाती है उस लोन को उतारने में और कर्ज से बाहर निकलने में। तो इसीलिए लोग ज्यादातर सेफ साइड जाना पसंद करते हैं, वो नौकरी करना पसंद करते हैं, या तो वो हिंदुस्तान में नौकरी करेंगे, और अगर टैलेंटेड लोग होंगे, ब्रिलियंट लोग होंगे, तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना सिलेक्शन करा के और वहां पर सर्विस देनी पसंद करते हैं। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बताते चलें, कपिल मिश्रा ने कहा है 2047 तक विकसित दिल्ली की राह पर हम लोग चलेंगे। दिल्ली सरकार ने पानी के बिलों पर एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज यानी देर से बिल भरने पर लगने वाले जुर्माने को माफ़ कर दिया है। ये स्कीम 31 जनवरी 2026 तक बिल भरने वालों को पूरा सरचार्ज माफ़ करेगी, जबकि 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 के बीच बिल भरने वालों को 70% की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस स्कीम के तहत करीब 11,000 करोड़ रुपए के सरचार्ज माफ़ किए जाएंगे। उन्होंने इसे एक बार का मौका बताते हुए लोगों से इसका फायदा उठाने की अपील की है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने इसे लोगों के लिए दिवाली का तोहफा कहा। यह स्कीम उन करीब 16 लाख उपभोक्ताओं के लिए है जिन्हें पिछले कुछ सालों से खासकर कोरोना महामारी के बाद दिल्ली जल बोर्ड से गलत या बढ़े हुए बिल मिल रहे थे। इन गलत बिलों की वजह से कई लोगों ने बिल भरना बंद कर दिया था, जिससे डीजेबी के राजस्व को भारी नुकसान हुआ था। डीजेबी के तीनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर कुल 87,589 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें कुल 7,125 करोड़ रुपए हैं और सरचार्ज 80,463 करोड़ रुपए है। इससे पहले आप सरकार ने भी ऐसा ही एक स्कीम का वादा किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। तो आपको बता दें, ये बड़ा ऐलान दिल्ली सरकार का, जिन्होंने कहा है कि जो पानी के बिल हैं उनका सरचार्ज माफ़ कर दिया जाएगा और जितने उपभोक्ता हैं उनको इसका सीधा फ़ायदा पहुंचेगा। रेखा गुप्ता का बड़ा तोहफा, और इसे दिल्ली सरकार ने दिवाली का तोहफा के रूप में पेश किया है। और जितने भी
पानी के बिल हैं उन पर सरचार्ज उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। इस खबर पर जुड़ रहे हैं मैं संवाददाता वसीम। वसीम, दिल्ली सरकार का ये ऐलान है कि जितने भी पानी के बढ़े हुए बिल हैं उन पर सरचार्ज माफ़ कर दिया जाएगा, और क्या जानकारी आप, क्या ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? जी बिल्कुल, दिल्ली वासियों को दिल्ली सरकार की तरफ से दिवाली का तोहफा, और अब जो है पानी के जो बिल हैं उन पर जो लेट प्रोसेसिंग जो फीस लगती थी, जो उनका ब्याज लगता था, उसको दिल्ली सरकार की तरफ से माफ कर दिया गया है। और अब आने वाले टाइम में लोगों को जो मूल चार्ज है वो ही देना पड़ेगा। लेकिन वसीम, इतना बड़ा सरचार्ज माफ़ करने का सीधा मतलब ये है कि दिल्ली सरकार के राजस्व पर सीधा सीधा भार पड़ना, कैसे मुमकिन हो पाएगा ये? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली जल बोर्ड काफी टाइम से घाटे में चल रहा है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने भी इस पर काफी काम करने की कोशिश की थी कि 50% बिल माफ कर दिए जाएं, लेकिन वहीं अब दिल्ली सरकार की तरफ से ये जो माफ किए जा रहे हैं, ये ब्याज का पैसा माफ किया जा रहा है। इसमें मूल जो रकम है वो सभी उपभोक्ताओं से वसूली जाएगी। लेकिन वसीम, दिल्ली जल बोर्ड अभी भी ऐसा लगता है कि पुराने समय के हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि जो मीटर हैं वो कई जगह गलत हैं, कई फास्ट हैं, उनकी तरफ सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल, मैंने कहा आपसे कि जिस तरीके से जो दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रहा है उसका खामियाजा वर्करों पे भी दिख रहा है, और काफी जो सैलरी इश्यूज भी इसमें आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, और काफी मीटर भी तेज चल रहे हैं। कहीं पानी में सीवर का पानी मिक्स होके आ रहा है, कहीं लाइन टूट जाती है, तो कई दिनों कई हफ्तों तक वहां पर कोई भी वहां पर संज्ञान लेने वाला नहीं है। तो ये भी काफी सारी समस्या है जो दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चलें, दिल्ली सरकार का बड़ा दिवाली का गिफ्ट कि जो पानी के बिल हैं उनके ऊपर सारा सरचार्ज माफ़ कर दिया जाएगा। दिवाली के त्यौहार पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक अलग ही रूप देखने को मिला है। गडकरी अपने पोते पोतियों के साथ पटाखे खरीदते नजर आए। वीडियो में मंत्री मुस्कुराते हुए बच्चों को पसंदीदा आतिशबाजी चुनने में मदद करते दिखे। काम के सख्त अंदाज से अलग इस वीडियो में उनका बेहद सहज और पारिवारिक पक्ष नजर आया। गडकरी ने एक्स पर इस वीडियो को शेयर किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली सरकार की पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल दिवाली पर दिल्ली में ग्रीन पटाखे चलाने की सशर्त इजाज़त दी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बुधवार को ही आया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन राजधानी के कई इलाकों में उसके पहले ही पटाखों की खुलेआम बिक्री शुरू हो गई है। सदर बाजार जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी जगह जगह सभी तरह के पटाखों की दुकानें सज गई हैं। कहीं खुलेआम दुकानों पर पटाखे मिल रहे हैं, तो कहीं गुपचुप तरीके से ग्राहक को दुकान के अंदर बुलाकर अलग अलग तरीके के पटाखे दिखाए जा रहे हैं। तो आपको बड़ी खबर मथुरा से बता रहे हैं, जहां 54 साल बाद बांके बिहारी मंदिर का एक विशेष कमरा खोल दिया गया है। ये घटना 54 साल बाद हुई है, और आपको बता दें, बड़ी ब्रेकिंग, 54 साल बाद खुला बांके बिहारी मंदिर का खजाने वाला कमरा। आपको बड़ी ब्रेकिंग यूपी से बता रहे हैं, जो धनतेरस के दिन खोला गया है खजाना। आपको बता दें, मथुरा से बड़ी खबर ब्रेकिंग, मंदिर परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है। और आपको बता दें, बड़ी खबर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं बांके बिहारी मंदिर में। और मथुरा से आपको बड़ी ब्रेकिंग बता रहे हैं, 3 कलश और खाली बक्से मिले हैं। 54 साल बाद ये कमरा खोला गया है। दम घुटने से बाहर निकले पुजारी, दम घुटने से पुजारी बाहर निकाले गए हैं, और 54 साल बाद ये बांके बिहारी मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया गया है। बड़ी ब्रेकिंग आपको मथुरा से बता रहे हैं, धनतेरस के दिन खोला गया है ये खजाने वाला कमरा, और मंदिर परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बड़ी ब्रेकिंग आपको मथुरा से बता रहे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और 54 साल बाद बांके बिहारी का ये कमरा खोला गया है, जिसमें 3 कलश और खाली बक्से मिले हैं। बड़ी ब्रेकिंग मथुरा से, और दम घुटने से पुजारी बाहर निकले हैं। आपको बता दें, 54 साल बाद बांके बिहारी मंदिर का ये दरवाज़ा खोला गया है, जिसको खजाने का कमरा बताया जा रहा है। धनतेरस के दिन खोला गया है ये खजाने वाला कमरा, और 54 साल बाद ये दरवाज़ा खोला गया है। मंदिर परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है। बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर। इस बुलेटिन में इतना ही, और आपको फिर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की
पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। दैनिक 24 भारत पर